दो बैलों की कथा नामक कहानी के भाग 4 में अब यहाँ से शुरू होती है इसकी असली कहानी। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी एक किसान है, गांव का एक किसान है। इसके दो बैल थे और दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। एक जाति होती है बैलों की, पछाई जाति, जिसे बताया जा रहा है। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस चौकन्ने, डील में ऊंचे, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। बैल हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों सगे भाई थे, लेकिन बहुत दिनों तक साथ रहते रहते यहाँ बताया जा रहा है कि दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों भाई जैसे रहते थे, भाई की तरह प्रेम पूर्वक रहा करते थे। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। यह शक्ति देखिए कि दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए, जब भी दोनों आमने सामने होते थे या पास में बैठे हुए होते थे, तो एक दूसरे से मूक भाषा में, मौन रहकर ही, संकेत की भाषा में ही विचारों का आदान प्रदान कर लिया करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। भाई कहना तो कठिन ही है कि दोनों जानवर मूक भाषा में बात कर रहे हैं, मौन भाषा में बातचीत कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर ले रहे हैं। एक की बात को दूसरा समझ जा रहा है, किस तरीके से समझ जाता है ये हम नहीं कह सकते। आगे लेखक प्रेमचंद जी कहते हैं कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, ऐसी एक मार्मिक शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, अछूता है, उससे छूट गया है। वहाँ कहा गया है ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का जो तन मिलता है वो बड़ी कठिनाई से मिलता है, मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिलता है। तो सब जीवों में श्रेष्ठता का जो दावा करने वाला मनुष्य है वह भी ऐसी शक्ति से वंचित है। ये कहने का तात्पर्य एक तरह से मुंशी प्रेमचंद जी एक जागरूक करने वाले लेखक हैं लोगों को। तो यहाँ से ये भी बताना चाह रहे हैं कि एक जो मानव के अंदर मानवता होनी चाहिए, जो भावनात्मकता होनी चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा आज के समय में अब पशुओं में है, बल्कि मानव में उतना नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर, ये तो पशुओं में होता ही है कि दोनों एक दूसरे को चाट करके सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट करते। ये उनके प्रेम प्रकट करने का तरीका है। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। सींग मिलाने का अर्थ ये है कि विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से सींग मिला लिया करते थे। सींगों को आपस में एक कर लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, कोई झगड़े या लड़ाई के उद्देश्य से नहीं, केवल हंसी और मजाक के भाव से ऐसा किया करते थे, आत्मीयता के भाव से। इन दोनों में इतनी आत्मीयता थी कि ऐसा आत्मीयता के भाव से किया करते थे। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। दोस्तों में जब घनिष्ठता हो जाती है, बहुत प्रगाढ़ता हो जाती है, तो धौल धप्पा होने का मतलब थोड़ा सा छेड़खानी होने लगती है, एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ कर बातें होने लगती हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी और कुछ हल्की सी रहती है। इसके बिना लगता है कि हमारी दोस्ती उतनी प्रगाढ़ नहीं है, दोस्ती हमारी उतनी चरम सीमा को नहीं पहुंच चुकी है। जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, यानी ऐसे मित्रों पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता जो बहुत शांत रहे, बहुत चुप रहे। तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे के मन की बात को समझ जाए, आत्मीयता हो जाए। कोई किसी पर इतना अविश्वास न करे कि मेरे मित्र को क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। वो सोचे कि जो हमारा मित्र है उसे मेरी सारी
उसको मेरी सारी बातें अच्छी लगेगी। इसमें कौन सी अविश्वास करने की बात है। तो इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, बैल जब हल में लगाकर जोत दिए जाते हैं तो गर्दन को हिला हिला कर ही चलते हैं। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी, यही इच्छा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर पड़ी। ये क्या है? ये प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, ये दोनों की मित्रता प्रकट हो रही है, दोनों की आत्मीयता प्रकट हो रही है कि दोनों की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर पड़े। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। हल में जोते जाने के बाद इतनी थकान लग जाती थी कि शाम को जब अपने स्थान पर आते थे तो वहाँ एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। यह एक प्रेम की पराकाष्ठा है कि मित्र जब खाएगा तभी हम खाएंगे, जब वो बैठ जाएगा तो हम भी बैठ जाएंगे। दोनों एक साथ ही बैठते, एक साथ उठते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। मुंशी प्रेमचंद जी कितने बुद्धिमान हैं कि वो इस तरह से बता रहे हैं कि शायद अगर ऐसी भावनाएं मनुष्य में भी आ जाए तो आज संसार की दशा कुछ और ही हो जाए। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। बैलों के माध्यम से वो कितनी गहराई, कितनी मार्मिक बात बता जा रहे हैं कि ये दोनों बैल वो सगे भाई नहीं है, लेकिन साथ रहते रहते भाईचारा हो गया है। और कैसा भाईचारा, कैसी मित्रता कि एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ मुंह में एक साथ नाद में मुंह डालते हैं, और एक हटा लेता है मुंह तो दूसरा भी मुंह हटा लेता है। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। गोई यानी जोड़ी, बैलों की एक जोड़ी होती है जिसके द्वारा हल चलाया जाता है। तो संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। दोनों समझे मालिक ने हमें बेच दिया। झूरी ने एक बार जब अपने जोड़ी को ससुराल भेज दिया तो बैल बेचारे जानवर वो क्या समझ पाए, पशु, कि मुझे वहाँ क्यों भेजा जा रहा है। उन्होंने ये समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ा, दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आना, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया, इसीलिए तो कहा जाता है इनकी भाषा मुहावरेदार है। दांतों पसीना आ गया, दांतों पसीना आना, बहुत कठिन परिश्रम करना। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती। इस तरह से बड़ी परेशानी होती है अपने घर तक ले जाने में। पीछे से हाँकता है तो दोनों दाएं बाएं भाग चलते हैं, कोई इधर कोई उधर। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता है तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, पीछे की ओर ताकत लगाकर भागने लगते हैं। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, सींग नीचे करके मारने दौड़ पड़ते हैं। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। अरे हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। हीरा और मोती दोनों पशु हैं, उनके पास वाणी तो नहीं है, लेकिन लेखक इतने मनोवैज्ञानिक ढंग से कह रहा है कि अगर उनके पास भगवान ने वाणी दी होती तो वो जरूर ये पूछते कि हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं की। इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो और काम ले लेते। तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारी चाकरी में, तुम्हारे यहाँ काम करते हुए मुझे मर जाना कबूल था, स्वीकार था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ भी खिलाया सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुमने इस जालिम के हाथ, इस कसाई के हाथ मुझे क्यों बेच दिया? क्योंकि झूरी
कभी उन दोनों बैलों पर फूल की छड़ी से भी प्रहार नहीं करता था। और गया जो उसका साला था वह उसे मारते हुए वहां से ले जा रहा था। इसलिए दोनों बैल कह रहे हैं कि फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया।